जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों। आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये वाला है आप लोग का 5वां वीडियो। ठीक है, इससे पहले आप लोग का 4 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। भाई आप लोग चारों वीडियो को देख लीजिए और यहाँ पर हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है आप लोग का 1 से लेकर 25 तक। ठीक है, आप लोग का ऑब्जेक्टिव अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, नियतिवाद क्या है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर में लिख दीजिएगा, प्रकृति सक्रिय एवं मानव निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है, इसी को नियतिवाद कहा जाता है। तो इतना सा आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अशोधित जन्म दर किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है, मध्य वर्ष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं। इसे प्रति हजार संख्या से तुलना किया जाता है। तो इतना सा आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का आंसर है, क्षमता के अनुसार अधिकार प्राप्त करने के अवसर को क्षमता कहा जाता है। इसमें सभी वर्गों को समान अहमियत दिया जाता है, यानी हमारे अनुसार। ठीक है, यानी क्षमता के अनुसार जो अधिकार प्राप्त करते हैं उसी को समता कहा जाता है। ठीक है, तो इतना सा आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, संग्रह क्या है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है, प्राचीन काल में मानव अपने सुरक्षा भोजन एवं वस्त्र को इकट्ठा किया करता था, जिसको संग्रह की संज्ञा दी जाती है। यानी पहले के लोग अपने सुरक्षा के लिए, अपने जीविका के लिए भोजन वस्त्र इकट्ठा किया करते थे, उसी को संग्रह कहते हैं। ठीक है, तो इतना सा आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वच्छंद उद्योग क्या है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है, ऐसा उद्योग जो ना तो कच्चा माल और ना ही स्थान विशेष पर निर्भर करता है। इसमें कच्चे माल के रूप में दूसरे उद्योगों से बने बनाए हुए माल से एक अन्य वस्तु का निर्माण करता है, इसी को स्वच्छंद उद्योग का संज्ञा प्रदान किया जाता है। यानी स्वच्छंद उद्योग में ना ही कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, ना ही कोई सामान बनाया जाता है। इस उद्योग के माध्यम से बनाए बने हुए वस्तु को उच्च मूल्य वाला वस्तु बनाता है। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। ठीक है, यहाँ कोई वस्तु नहीं बनता है, ये क्वालिटी वाला बनाता है। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है, वैसे स्थान जहाँ वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता हो व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। वह स्थान जहां पर वस्तुओं का लेन देन होता है, खरीद बिक्री होता है, ठीक है, उसी को हम लोग व्यापारिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्रॉड गेज की दूरी कितनी होती है। तो 1.676 मीटर, इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, रबी फसल से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है, ऐसे फसल जिनकी बुआई अक्टूबर नवंबर में किया जाता है तथा उस फसल की कटाई मार्च अप्रैल में किया जाता है, उसी को रबी फसल कहते हैं। यानी वह फसल जिसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, ठीक है, और कटाई होता है मार्च अप्रैल के महीना में, तो उसी को हम लोग रबी फसल कहते हैं। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ONGC का पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आंसर में लिख देना है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए भाई यहाँ से देखिए आप लोग का ये वाला है, यहाँ से 3 नंबर वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में खनिजों की 3 प्रमुख विस्तृत पट्टियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है, भारत में खनिजों की 3 प्रमुख विस्तृत पट्टियां निम्न है। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट में लिखिएगा, उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र, यह भारत के सबसे समृद्ध खनिज पट्टी है। इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्य शामिल है। इन क्षेत्र में मिलने वाले खनिजों में लोआक्स, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम आदि। ठीक है, यानी जो उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र सबसे अधिक झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य में ये सब खनिज मिलता है। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट में आप लोग लिख दीजिएगा, दक्षिण पश्चिमी पठारी क्षेत्र। ठीक है, यह पेटी खंबात की खाड़ी से लेकर अरावली की श्रेणियों तक फैली हुई है। इनमें कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश राज्य भी शामिल है। इस क्षेत्र में प्रमुख खनिजों में लोआक्स, मैग्नीज और
बोरियम, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, पेट्रोलियम आदि पाए जाते हैं। ठीक है, यानी दक्षिण पश्चिमी पठारी क्षेत्र में जैसे कि आप लोग का हो गया कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्य शामिल है और ये सभी खनिज पाया जाता है। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। इसमें राजस्थान और गुजरात राज्य के अलावा पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र में जिस्म, नमक और खार रखाव जैसे खनिज पाए जाते हैं। यानी ये क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जैसे कि राजस्थान, गुजरात, ये सभी राज्य में जिस्म, नमक, ये सब खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई, यहाँ पर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग को क्या समस्या है? तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है भारत में सूती वस्त्र उद्योग की निम्न समस्या है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को पहला पॉइंट में लिख देना है उन्नत किस्म के कपास की कमी। भारत में मध्यम एवं छोटी रेशे वाली कपास का उत्पादन किया जाता है, जिस कारण से इन रेशे से बनी वस्त्र का विश्व बाजार में कम है। यानी भारत में मध्यम एवं छोटी रेशे वाली कपास उत्पादन किया जाता है, जिससे हमारा वस्त्र जो बनता है वो कमजोर बनता होगा, उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, जिससे हमारे विश्व बाजार में इसका मांग कम होता है। ठीक है, यही यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो इतना सा आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट में लिख देना है तकनीक का अभाव। भारत जैसे देश में नवीनतम पीढ़ी को मशीनों का अभाव, यानी भारत जैसे देश में यानी अच्छा मशीन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा पूंजी का अभाव। भारत जैसे देश में सूती वस्त्र उद्योग में पूंजी का निवेश कम होता जा रहा है। यानी सूती वस्त्र का उद्योग में पैसा का खर्च कम किया जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो इतना सा लिख दीजिएगा। देखिए भाई, यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट में लिख दीजिएगा उच्च कौशल श्रमिक की कमी। भारत में उच्च कौशल श्रमिक की कमी पाई जाती है, क्योंकि जो श्रमिक उच्च कौशल के होते हैं वे अन्य देश में काम करने के लिए जाते हैं पैसे की लालच में। यानी जो हमारे देश में अच्छा श्रमिक रहते हैं, कौशल श्रमिक रहते हैं, वो अन्य देश चले जाते हैं, क्योंकि भाई हमारे देश में सुविधा नहीं है, कम पैसा मिलता है, पैसा के लालच में अलग देश चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई, यहाँ पर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में विकास को प्रादेशिक विषमताओं को प्रमुख विशेषताओं का विवरण लिखे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है भारत के विकास में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नता यानी अलग दिखाई देती है, जिनमें से कुछ निम्न है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को पहला पॉइंट में लिख देना है भारत के आंतरिक प्रदेश पटिया प्रदेश की तुलना में कम विकसित हुआ है। यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट में लिख देना है देश के व्यापारिक कृषि प्रधान प्रदेशों में विकास का स्तर जीवन निर्वाह कृषि क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक है। तो इतना सा लिख दीजिएगा। चलिए भाई, यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट में लिख देना है देश के जनजातीय प्रधान प्रदेशों में विकास आज भी निम्न है यानी कम है। यहाँ पर देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। यातायात तथा संचार के साधन किसी देश को जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं? तो देखिए भाई, यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है यातायात तथा संचार के साधन किसी देश तथा वहां के अर्थव्यवस्था को जीवन रेखा कहे जाने के निम्न कारण है। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट में लिख दीजिएगा पूरे देश को जोड़ने का काम करती है, जिसके सहारे वस्तु एवं संसाधन का प्रवाह देश के हर कोने में होता रहता है। यानी परिवहन के माध्यम से, संचार के माध्यम से जो भी वस्तु रहती है उसको देश के कोने कोने प्रवाह किया जाता है यानी पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट में लिख देना है उद्योगों में कच्चा माल को खनन क्षेत्र से उद्योग तक एवं तैयार माल को बाजारों तक परिवहन एवं संचार के माध्यम से किया जाता है। यानी परिवहन एवं संचार के माध्यम से जो भी कच्चा माल पहुंचाना होता है वो परिवहन के माध्यम से फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है, उद्योगों तक पहुंचाया जाता है, और जो भी वस्तु तैयार होती है उद्योग में उसको परिवहन के माध्यम से बाजारों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई, यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा परिवहन एवं संचार किसी देश के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में गति प्रदान करता है। ठीक है, इतना सा लिख दीजिएगा। चलिए भाई, यहाँ पर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है पतन और पोताश्रय में अंतर बताइए। तो यहाँ पर देखिए आंसर में लिख दीजिएगा किसी जलमार्ग पर अवस्थित वह स्थान जहाँ व्यापारिक माल चढ़ाने व उतारने के लिए जलायन ठहर सकते हैं उसी को पतन कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि रेलवे स्टेशन हुआ उसी प्रकार यहाँ पर जल मार्ग का एक स्टेशन है। ठीक है, शिप वगैरह, पानी जहाज वगैरह यहाँ पर रुकेगा और वस्तुओं का लेन देन होगा और जो भी व्यापारिक माल चढ़ाने उतारने का काम होगा यहीं पर होगा, उसी को हम लोग यहाँ पर पतन कहते हैं। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। जबकि पोताश्रय ऐसा सागरीय जल क्षेत्र होता है जहां जलयान के ठहरने के लिए लंगर डाले जाते हैं तथा जलयानों को सागरीय तूफानों से सुरक्षा प्रदान की जाती है। साथ ही इनमें जलयानों की मरम्मत,
ईंधन भरने, गोदाम माल वितरण की सुविधा होती है। ठीक है, तो इतना सा लिख दीजिएगा भाई। चलिए यहाँ पर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में गंदी बस्ती की समस्याओं का वर्णन करें। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है, भारत में गंदी बस्तियों की प्रमुख समस्याओं का विवरण निम्न है। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट में लिखना है, अवैध भूमि पर कब्जा किए हुए रहते हैं। दूसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा, साफ सफाई एवं सार्वजनिक सेवाओं की कमी देखी जाती है। तीसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा, इन क्षेत्रों में भीड़ भाड़ अधिक देखी जाती है। चौथा पॉइंट में लिख दीजिएगा, बाल श्रम एवं बाल अपराध जैसे समस्या देखी जाती है। यहाँ पर देखिए पांचवा पॉइंट में लिख दीजिएगा, यहाँ सामाजिक नैतिकता का अभाव देखा जाता है। ठीक है, तो इतना सा लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, नव नीचेवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है, इस विचारधारा के प्रवर्तक ग्राफिक टेलर है। नव नीचेवाद नियतिवाद एवं संभववाद के बीच की विचारधारा है। इसे रुको और जागो संकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर समस्या को सुलझाने पर बल देता है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य ना तो प्रकृति का दास है और ना ही मनुष्य पूरे तरह स्वतंत्र भी नहीं है। इसके अनुसार मानव प्रकृति में विकास के लिए एक सीमा तक ही जा सकता है और अनंत प्रकृति के साथ उसे समझौता करना पड़ता है। तो इतना सा लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पर देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव विकास के उपागम का उल्लेख कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है, इसके 4 उपागम है। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है क्षमता उपागम, अमर्त्य सेन द्वारा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसमें संसाधनों तक मनुष्य की पहुंच की बात की गई। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा, आधारभूत आवश्यकता उपागम, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता जैसे भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति तथा आवास की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, तो इतना सा लिखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आय उपागम, इस उपागम को मानव विकास का सबसे प्राचीन उपागम माना जाता है, जो मानव विकास आय से संबंध रखता है। इस उपागम में यह माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की आय अधिक है तो उसका विकास उच्च होगा। ठीक है, तो इतना सा लिखिएगा। यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट में लिखिएगा कल्याण उपागम, इस उपागम के तहत मानव कल्याणकारी कार्यों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सूक्ष्म साधनों पर अधिक खर्च। ठीक है, तो इतना सा लिख दीजिएगा। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।